नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। क्या होता है संसाधन इकाई के अंग या भाग यानी कंपोनेंट्स, पार्ट्स ऑफ रिसोर्स यूनिट, इस पर चर्चा करूंगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संसाधन इकाई के क्या अर्थ थे, संसाधन इकाई क्या होता है यह समझने का प्रयास किया था। आज उसके अंग क्या हैं ये समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन इकाई में जो प्रयुक्त शिक्षण सामग्री है ना, आप जब संसाधन इकाई का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें जो प्रयुक्त शिक्षण सामग्री है वो दो प्रकार से होती है। एक होता है मुद्रित सामग्री जिसे प्रिंटेड मटेरियल कहते हैं, और दूसरा है अमुद्रित सामग्री, नॉन प्रिंटेड मटेरियल। जो मुद्रित सामग्री है, प्रिंटेड मटेरियल है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? स्व अनुदेशक सामग्री, समाचार पत्र, जर्नल्स या शोध पत्रिकाएं, कार्य पुस्तकें, शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया, पुस्तकें, अभिक्रमित अधिगम। पहले तो मैं ये समझाने का प्रयास करूंगी कि मुद्रित सामग्री क्या है। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि शैक्षिक अनुदेशन अधिकतर मुद्रित सामग्री पर ही निर्भर रहता है, प्रिंटेड चीजों पर ही निर्भर होता है, परंतु आजकल अमुद्रित सामग्री का भी प्रचलन हो गया है। अगर हमें प्रभावशाली संप्रेषण के लिए इसे हम यूज करते हैं, जैसे हम डिस्टेंस एजुकेशन में बात करते हैं, दूरस्थ शिक्षा में बात करते हैं, वे अपने प्रत्येक कोर्स चलाने के लिए जो है वो बच्चों के साथ जो है मुद्रित सामग्रियों को का उपयोग करते हैं। और ये जो मुद्रित सामग्रियां क्या होती हैं, उनकी आयु, वर्ग, विशेषताओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में क्या हो रहा है, शिक्षक और छात्र जो है परस्पर संपर्क में नहीं होते हैं। इस तरह से सामग्री तैयार की जाती है कि बच्चा खुद अपने आप वो पढ़ करके, अध्ययन करके सफलता हासिल कर पाए। तो इस तरह से प्रिंटेड मटेरियल का बच्चे की प्रभावशाली संप्रेषण में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। उसमें मैं बात करूंगी कि स्व अनुदेशक सामग्री क्या है। आप उसी बात को देखिए, स्व अनुदेशक, इस प्रकार बच्चा खुद स्वयं अध्ययन कर सके। और इस सामग्री का क्या उद्देश्य होता है कि छात्र अपने आप अपने प्रयासों से घर पे बैठ करके ही पाठ्य पुस्तक को सरल और स्पष्ट रूप से समझ सके। यानी इस प्रकार की मुद्रित सामग्री सदैव निश्चित उद्देश्य पूर्ति में सहायक होती। जो भी हमने उद्देश्य बनाया है उस उद्देश्य पूर्ति में ये क्या होती हैं, सहायक होती। दूसरा हम देखते समाचार पत्र। क्या होते समाचार पत्र? ये भी जन संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, शक्तिशाली साधन है। क्योंकि हम अधिकतर जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो समाचार पत्र पढ़ते हैं, और ये क्या हो रहा है, जो समाचार पत्र को में जो छपा हुआ है हम उसे ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या घटना घटी। इससे हमें कई तरह के विभिन्न पक्ष जैसे शिक्षा, दर्शन, राजनीति, यहाँ पे इतिहास, भूगोल, कई विषयों की सामग्री मिलती है। हमें साथ ही साथ स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, विश्व स्तर की घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस तरह के माध्यम से भी शिक्षा दी जा सकती है। तो ये प्रिंट, ये भी देखिए ना, समाचार पत्र भी प्रिंट हुआ है, स्व अनुदेशित सामग्री भी वो प्रिंटेड थी। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल या शोध पत्रिकाएं। ये भी प्रिंट होती हैं, प्रिंटेड मटेरियल है। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी विभिन्न संस्थाएं या एसोसिएशन है जिसमें शोध कार्य को प्रकाशित किया जाता है, जिससे क्या होता है, क्या नया घट रहा है या क्या नवीनतम खोज है, आविष्कार है, सिद्धांत है, इनके बारे में हमें ज्ञान मिलता है। तो ये इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है शोध पत्रिकाओं का। फिर आता है कार्य पुस्तकें। ये भी प्रिंटेड मटेरियल हैं। इनमें क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, यानी कुछ आप करिए, सीखिए, जो आपने पढ़ा है उसे कार्य पुस्तकों में कार्य करके, यानी व्यवहारिक प्रयोग करके निश्चित उद्देश्यों की हम प्राप्ति कर पाते। वर्कबुक में क्या होता है, छात्र जो है विभिन्न कार्य दिए गए होते हैं और छात्र उन कार्यों को करने के कारण, बार बार करने के कारण उसमें दक्षता आने लग जाती है। तो इस तरह से वर्कबुक क्या करते हैं, उनको अभ्यास कराती है। तो ये भी प्रिंटेड मटेरियल हो गया कि जिसमें हम वर्कबुक में बच्चों के साथ उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
बात करते हैं आगे शब्दकोश। शब्दकोश क्या होते हैं? ये भी प्रिंट में अपन को प्रिंटेड फॉर्म में मिलते हैं। तो शब्दकोशों में हजारों लाखों शब्दों के अर्थ दिए गए होते हैं, और कुछ शब्दकोशों में जो अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनको चित्रों की सहायता से भी बनाया जाता है। और जैसे कि अपन बात करें, जैसे एलिफेंट शब्द दिया होगा तो उसके साथ साथ हाथी का या उसका एक गज का चित्र बना होगा, जिससे कि बच्चा जो है उसे देख समझ के उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले पाए। आजकल बहुत सारे शब्दकोश आ गए हैं। मनोविज्ञान शब्दकोश हो गए, शिक्षा शब्दकोश हो गए, शिक्षक शब्दकोश हो गए, डॉक्टर शब्दकोश हो गए ना। बहुत सारे शब्दकोश आज बाजार में उपलब्ध हैं। एनसाइक्लोपीडिया की बात करें, ये भी प्रिंटेड मटेरियल है। इसमें क्या होता है, सामान्य एनसाइक्लोपीडिया में क्या होता है कि जो सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में एनसाइक्लोपीडिया जो है विशेष संदर्भ ग्रंथ होते हैं, कि हमको जिसमें किसी भी चीज के विषय में विस्तृत जानकारी होती है ना, आप उसके बारे में बहुत ही अधिक डिटेल में जान समझ पाओगे। तो यहाँ इस तरह का, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। एटलस ले सकते, पुस्तकें ले सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया के बाद आता है पुस्तकें। पुस्तकें में बात आती है कि यहाँ जो पुस्तकें होती हैं वो मुद्रित, ये भी प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ किस तरह की कौन कौन सी पुस्तकें होती हैं, तो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, पूरक पुस्तकें होती हैं यानी सप्लीमेंट्री बुक्स होती हैं, संदर्भ बुक्स होती हैं जिसे रेफरेंस बुक्स भी कहते हैं, और सामान्य बुक्स भी होती हैं। यानी अब पाठ्य पुस्तक क्या होती है, जिसमें हम पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारे पाठ्य वस्तु है वो तार्किक और मनोवैज्ञानिक क्रम में व्यवस्थित होती है ना, जिसको पढ़ करके शिक्षक और छात्र दोनों ही लाभ या ज्ञान प्राप्त करते हैं। मगर पूरक पुस्तकें क्या होती है, वो पूरक पुस्तकें वो होती हैं, यानी यहाँ पे सप्लीमेंट्री बुक्स वो होती हैं जो पाठ्य पुस्तकों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और इससे इन्हें क्या हो जाती है, सहायक पुस्तकें भी कहा जाता है पूरक पुस्तकों को। ये पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान को और सरल, सुबोध और स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करती है। छात्र इनका प्रयोग करके क्या करता है, पाठ्य वस्तु को और अच्छे से ढंग से समझ पाता है। इसी तरह से मैं बात करूंगी इसमें संदर्भ पुस्तकें क्या होती हैं। तो संदर्भ पुस्तकें जो होती हैं वो गहन अध्ययन के लिए आवश्यक होती हैं। इसमें जनरल, शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया दिए होते हैं। मैंने अभी आपको इन सब के बारे में समझाया, ये सारी चीजें दी होती हैं। तो रेफरेंस बुक्स में विस्तृत ज्ञान होता है, और सामान्य पुस्तकों में सामान्य ज्ञान से जुड़ी सारा ज्ञान होता है। तो ये होती पुस्तकें। और आखिरी में बात करूंगी कि अभिक्रमित अधिगम। आपने देखा होगा कि अभिक्रमित अधिगम को अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। जैसे यह बात आती कि स्वयं अनुदेशन या स्वयं अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है कि बच्चा जो है वह खुद सीख रहा है, जिसका मुख्य आधार में बात करूंगी कि स्किनर है, जिसमें अधिगम के क्रियात्मक अनुबंधन के सिद्धांत तथा थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को माना जाता है। कि बच्चा जो है कोई भी कार्य को क्या करता है, छोटे छोटे प्रयासों से सीखता है, स्वयं गति प्रदान करता है उसमें, और अपनी चीजों में सफलता हासिल करता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये होता है अधिगम, अभिक्रमित अधिगम। ये हुआ मुद्रित सामग्रियां, मुद्रित सामग्रियां। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिंटेड मटेरियल। अभी तक हमने बात की कि मुद्रित सामग्रियां क्या होती हैं। आज जो है बात कहूंगी कि अमुद्रित सामग्री से तात्पर्य, नॉन प्रिंटेड मटेरियल से तात्पर्य उन इलेक्ट्रॉनिक साधनों से है जो शिक्षण अधिगम क्रियाओं को प्रभावशाली बनाने में वृद्धि करते हैं या सहायक होते हैं, है ना। तो क्या क्या होंगे, जैसे अपन बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक साधन हो गए ना, रेडियो, टेलीविजन, चार्ट, पोस्टर, डायग्राम, ग्राफ, ओवरहेड प्रोजेक्टर, दूरदर्शन, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो आपने देखा कि रेडियो के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे को बहुत जो है ज्ञान में वृद्धि करती हैं। क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, क्या खोज है, क्या आविष्कार है, क्या महापुरुषों की जीवनियां हैं, कविताएं हैं, सामान्य ज्ञान है, हमारे सारे प्रकार के ज्ञान, कृषि, वाद विवाद, मनोरंजन कार्यक्रम, यानी सारे प्रकार के ज्ञान में हमारा वृद्धि करने में सहायक होता है।
इसी तरह से टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न भी हमारे पास जो है अनौपचारिक माध्यम है। ये इसके द्वारा क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, उसे हम देख और सुन दोनों समझ सकते हैं। तो हमारा मनोरंजन जो होता है वो ज़्यादा गहन होता है। तो हम इस तरह से शिक्षण कार्य को भी टेलीविज़न की सहायता से समझा सकते हैं। साथ ही साथ चार्ट जो होता है ये क्या होता है, चित्रों द्वारा हमने बनाया और उनको चित्र उसके साथ लिखित विवरण को चार्ट कहते हैं। हाथों द्वारा भी हम बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम नॉन प्रिंटेड मटेरियल यानी जिसमें हम चार्ट हो गए, फिर पोस्टर बनाते हैं चार्ट के साथ में, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना सकते हैं। आज के समय में ग्राफ भी हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना सकते हैं। डायग्राम भी हम शो कर सकते हैं बच्चों के साथ। ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा चीज़ों को और सरल ढंग से चीज़ों को प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट करके पढ़ाया जा सकता है। और दूरदर्शन के द्वारा चीज़ों को हम बच्चों तक ला सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे क्या हो गए, नॉन प्रिंटेड मटेरियल हो गए, जिसके द्वारा हम संसाधन इकाई में उपयोग करने के साथ साथ वो बच्चों में प्रभावशाली संप्रेषण को बढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि संसाधन इकाई का क्या महत्व होता है। तो संसाधन इकाई में शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित समस्त क्षेत्रों को अध्ययन हेतु निर्धारित एवं चयनित किया जा सकता है। यानी आपको क्या क्या किस किस क्षेत्रों में क्या अध्ययन कराना है या क्या करना है, उसे हम पहले से निर्धारित कर सकते हैं, उसे निश्चित कर सकते हैं और उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, संसाधन इकाई के द्वारा ही संभव है। संसाधन इकाई द्वारा हम विषय वस्तु का संगठन क्रमबद्ध रूप से किया जा सकता है कि हमें क्या क्या कंटेंट किस किस क्रम में पढ़ाना है, यह हम इकाई संसाधन द्वारा ही निश्चित कर सकते हैं। संसाधन इकाई द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, जिससे वह अधिक उपयोगी और स्थायी होता है। क्रमबद्ध होने के कारण ही वह कैसा हो रहा है, उपयोगी और स्थायी। संसाधन इकाई द्वारा शिक्षण की रूपरेखा प्रभावशाली ढंग से तैयार की जा सकती है कि हमें अपना शिक्षण किस तरह से पढ़ाना है जिससे कि वह प्रभावशाली हुआ। तो ये संसाधन इकाई में अपन बात करते हैं कि संसाधन इकाई द्वारा संपूर्ण पाठ्य सामग्री को संबंधित समस्याओं का पूर्व में ही चयन कर लिए जाने के कारण जो हम सत्र है, जो सेशन है, वो किसी प्रकार से कोई रुकावट या कठिनाई नहीं आती, क्योंकि हमने पहले ही सारी समस्याओं का निदान करते हुए पाठ्य सामग्री का चयन किया है। इसके माध्यम से पाठ्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण ढंग से होता है कि अब हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, बड़े ही प्रभावशाली ढंग से होता है। संसाधन इकाई में शिक्षण सहायक सामग्री तथा अन्य सामग्रियों को विशेष महत्व दिया जाता है कि भाई हमें क्या क्या शिक्षण सहायक सामग्री आवश्यक है, जिससे हमारा पाठ्य वस्तु क्या हो जाता है, रोचक हो जाता है और परिणाम विद्यार्थियों की जो उपलब्धि है वो उच्च स्तरीय हो जाती है। संसाधन इकाई द्वारा शिक्षण क्या है, क्रमबद्ध एवं सुचारू रूप से चलता रहता है, क्योंकि हमने एक ढंग से संसाधन रिसोर्स यूनिट बनाई है जिससे हमारा शिक्षण क्या है, व्यवस्थित रूप से चलता है। अब मैं बात करूंगी कि संसाधन इकाई में सम्मिलित मूल्यांकन की प्रक्रिया, क्योंकि हमने अब संसाधन इकाई का निर्माण कर लिया है तो उसमें किस तरह से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मौखिक रूप से, लिखित रूप से, लिखित में भी हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण कर सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों द्वारा, निबंधात्मक परीक्षण द्वारा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने संसाधन इकाई बनाई है उसका क्या उसमें कमी है, उसका मूल्यों का आकलन करना, इसके द्वारा हम उसमें फिर से पुनः सुधार ला सकते हैं। तो ये हुई संसाधन इकाई के क्या मूल्यांकन की प्रक्रिया थी। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं एक संसाधन इकाई का फॉर्मेट समझाऊंगी जो सोशलॉजी पर भी आर्ट बैकग्राउंड से होगा और एक साइंस बैकग्राउंड से होगा। जो आपको संसाधन इकाई का एक फॉर्मेट जब समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे ढंग से क्लियर होंगी। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।